अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे उत्तराखंड। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज देर शाम दिल्ली में उत्तराखंड सदन पहुंचे, जहां उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। सीएम धामी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई मंत्रियों और नेताओं से भी मिलेंगे, जहां उत्तराखंड के विकास को लेकर चर्चा की जाएगी। सीएम धामी के उत्तराखंड सदन पहुंचने के दौरान न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद भी मौजूद थे और उन्होंने मौके का जायजा लिया। शिष्टाचार भेंट करने आए हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से भी, चूंकि उनका धन्यवाद भी करना है कि पूरे चुनाव अभियान में उनके नेतृत्व में पूरे उत्तराखंड के अंदर 2/3 बहुमत की सरकार बनी है, प्रचंड बहुमत आया है। पहली बार एक नया इतिहास बना है कि लगातार वहाँ पर होता था कि एक बार एक सरकार बनती है, दूसरी पार्टी की सरकार बनती है। इस बार पहली बार ये मिथक टूटा है, नया इतिहास बना है। सभी से मिलूंगा और उत्तराखंड के विकास के बारे में सभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी समेत सभी का निरीक्षण। नहीं, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का समय लिया है, कल उसके बाद अभी पता लग जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब उत्तराखंड पहुंचे तो उनका काफी उत्साह से उत्तराखंड के सदन के तमाम लोगों ने इनका स्वागत किया। और इस मामले में यहाँ पे देखा जा सकता है उत्तराखंड के तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं उन लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और जिस तरह से बकायदा यहाँ पे सबका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि हालांकि कल का जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना, इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना, केंद्रीय गृह मंत्री से मिलना, तो ये तमाम जो कल का एक तैयारियां हैं। और यहाँ पर देखा जा सकता है कि आज जैसे ही उत्तराखंड सदन पहुंचे हैं तो उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ पे देखा जा सकता है कि तमाम उनके जो कार्यकर्ता हैं अब उत्तराखंड सदन में अंदर जाते हुए और तमाम जो उनके जो प्रशंसक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर एक कहा जा सकता है कि काफी उत्साह और उमंग से यहाँ पर ढोल बाजे के साथ में यहाँ पर देखा जा सकता है। और जिस तरह से चुनाव में उत्तराखंड में विजयी हुए और जिस तरह से पूर्ण बहुमत में बकायदा उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी है, तो मुख्यमंत्री उसका ध्यान उनका कहना था। तो कल इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री से विशेष तौर पर मुलाकात करने जाएंगे और उनका अभिवादन करेंगे। इससे पहले दिल्ली पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से भी मुलाकात की। इस दौरान बलूनी ने सीएम धामी को उनके भावी सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। दोनों नेताओं के बीच 2 घंटे से ज्यादा उत्तराखंड के मुद्दे पर चर्चा हुई और अनिल बलूनी ने सीएम धामी के सिंगटाली पुल के काम को शुरू करने का आग्रह किया है। सिंगटाली पुल के बनने से टिहरी और पौड़ी जिले आपस में जुड़ जाएंगे। क्षेत्र की जनता लंबे समय से इस पुल की मांग कर रही है। सीएम ने जल्द ही इस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी फुल एक्शन मोड में है। सोमवार को ब्यूरोक्रेसी को लेकर सीएम ने कड़ा संदेश भी दिया है। न खुद चैन से बैठूंगा, न खुद किसी को बैठने दूंगा। मकसद विकास कार्यों में कोई लापरवाही ना हो। सीएम पुष्कर धामी ने सोमवार को सचिवालय में पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई, बीआरओ और वन विभाग की बैक टू बैक मीटिंग ली। पीएमजीएसवाई की समीक्षा के दौरान अधिकारी सड़कों को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिस पर सीएम ने फटकार लगाते हुए अधिकारियों को वर्क कल्चर में बदलाव लाने को कहा। सीएम ने ये भी कहा कि उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है। जब तक पहाड़ के अंतिम छोर तक अच्छी सड़कें ना बन जाएं, मैं न खुद चैन से बैठूंगा और न आपको बैठने दूंगा। मीटिंग में ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। उनको निश्चित किया गया कि एक समय सीमा के अंदर जैसे चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और अक्सर देखने में क्या आता है कि विभागियों की कर्मचारियों की लापरवाही के कारण जब टूरिस्ट यहाँ पर आता है उसे कहीं जगह जाम से ढूंढना पड़ता है, लैंडस्लाइड होते हैं। उसकी क्या तैयारी इन बिंदु पर चर्चा हुई। बताया गया कि उसकी पूरी तैयारी हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने कर रखी है। हमारा देखिए मूल रूप से पहाड़ी प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश है और यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत ज़रूरत है और विकास को अगर हम ले जाना चाहते हैं, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए सड़क ज़रूरी है
इसलिए हमने कहा कि मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा और हमारे अधिकारीगण भी जब तक सड़क अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाएगी, अंतिम छोर तक नहीं पहुंच जाएगी, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। वहीं वन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पहाड़ों में गुलदार के हमले में बच्चों के जान गंवाने की घटनाओं पर चिंतित नजर आए। सीएम ने अधिकारियों को इन हमलों को रोकने की दीर्घकालिक प्लानिंग पर जोर दिया। साथ ही चेतावनी दी कि गुलदार के हमले में किसी बच्चे की जान गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निश्चित हुआ है, गुलदार को हमलों को लेकर बात हुई है कि जिस तरह इसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि इसमें जिस तरह से हुआ कि रेडियो कॉलर के माध्यम से भी एक टेक्नोलॉजी ये भी है जिससे कि जितने लेपर्ड हैं, इनके गुलदार हैं, इनके मूवमेंट पर लगातार नजर रखी जा रही है। जो छोटे बच्चों को गुलदार ले जाते हैं उसके लिए वन विभाग द्वारा कोई नई योजना बनाई जाए, उसके संबंध में आज यहाँ पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है और हमने कहा है कि निश्चित रूप से अगर इस पर जल्दी से जल्दी जो है उसकी कार्य योजना जो है वो लोग बना लें और कहीं पर अगर कोई इस प्रकार के अधिकारी अगर जिम्मेदार पाए जाएंगे जहाँ पर भी हिला हवाली होगी तो उनको भी जिम्मेदार बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने ग्राम्य विकास के अधिकारियों को अगले हफ्ते पूरी तैयारी के साथ दोबारा तलब किया है। सीएम धामी अब पूरे फॉर्म में हैं, लिहाजा आने वाले दिनों में ब्यूरोक्रेसी को लेकर कुछ और कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में कल से 11 अप्रैल तक आरएसएस का चिंतन शिविर चलेगा। रायवाला के औरो वैली आश्रम में ये चिंतन किया जाएगा। चिंतन शिविर में भाग लेने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत भी देहरादून पहुंच चुके हैं। वहीं संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दूसरे सदस्यों के भी पहुंचने का सिलसिला जारी है और इस शिविर में करीब 75 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। देहरादून की 78 साल की पुष्पा पुंजियाल ने अपनी 50 लाख की ज्यादा से रकम जो है वो वसीयत कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नाम कर दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नाम देहरादून की एक बुजुर्ग महिला पुष्पा मुंजियाल ने अपनी 50 लाख की संपत्ति कर दी। पुष्पा मुंजियाल ने अपनी चल अचल संपत्ति की वसीयत राहुल गांधी के नाम कर दी। पुष्पा मुंजियाल का कहना है कि पूर्व पीएम राजीव गांधी के विचारों से वो बहुत प्रभावित रही हैं और उन्हें लगता है कि राहुल गांधी बहुत अच्छे इंसान हैं। इसलिए वो अपनी चल अचल संपत्ति का मालिकाना हक राहुल गांधी को दे रही हैं और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह से भी सोमवार को मुलाकात की। राहुल गांधी बहुत इनोसेंट है, हर बात सच कहता है लेकिन सच में ही फंस जाता है बेचारा। कोई कहता है यह माफी मांग, यहाँ माफी मांग, क्यों भाई? उन्हें तो सच बात बोली थी। अगर सच भी तुम्हें बुरा लगता है तो लगता रहे। तो उसका इनोसेंट जो चेहरा है ना, मुझे बहुत पसंद है। पुष्पा बीते 23 साल से वृद्धाश्रम प्रेम धाम में रह रही हैं। पुष्पा एक ऑपरेशन के दौरान अपनी आंखों की रोशनी भी खो चुकी हैं। उनके बेटे से ना एक नस होती है रेटिना की, वो कट गई। वो कटने से क्या हुआ कि उसे जो उसके पिताजी थे, अगर वो उन्हें बुलाता तो उन्हें पता था कि नस को कैसे ठीक करना है, कैसे लगाना है। बुलाया नहीं और उसमें टांका लगा दिया। बहरहाल 23 साल से वृद्धाश्रम में रहकर पुष्पा अपनी जिंदगी तो गुजार रही हैं और अब उनकी संपत्ति का मालिकाना हक राहुल गांधी स्वीकार करते हैं या नहीं, ये कुछ समय बाद ही साफ होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। देहरादून के आईएसबीटी बस अड्डे पर आज अचानक परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने पहुंचकर व्यवस्थाओं को देखा और कई खामियां पाई हैं, जिसमें दिव्यांगों के लिए टॉयलेट में ताला लगा मिला। जिसके बाद मंत्री ने अधिकारियों को व्यवस्थाओं को ठीक करने के निर्देश दिए। उनका कहना है कि उन्होंने परिवहन निगम को ठीक करने की जिम्मेदारी ली है, जिसे वो ठीक करके ही रहेंगे। का जो बाथरूम है उसमें ताला लगा है और जब मैंने अधिकारियों से पूछा कि ये ताला कब खुलेगा, उन्होंने कहा जैसे दिव्यांग आएगा हम व्हीलचेयर लाएंगे। अब उसको बाथरूम लगी रहेगी, ये व्हीलचेयर लाएंगे, कब ताला खोलेंगे? ये गंभीर विषय है। दिव्यांग के मामले में कोताही नहीं बरती जाएगी। कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने
अधिकारियों की मीटिंग ली है और क्षेत्र की समस्याओं के जल्द निस्तारण के निर्देश भी दिए। रितु खंडूरी कोटद्वार से ही विधायक है और लगातार अपने क्षेत्र का दौरा कर रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल जैसे विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और काम का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कोटद्वार बेस अस्पताल को लेकर भी कई शिकायतें मिल रही हैं। ऐसी सभी शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। कि वैसे समझने की प्रक्रिया थी कि हॉस्पिटल्स में दिक्कत क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है कि बेस हॉस्पिटल को हम रेफर हॉस्पिटल के तौर पर चर्चा है। तो ये आज समझने की बैठक थी कि किस तरह से हम चीज़ों को जो खराब हैं उनको सुधार सकें, कहीं दिक्कतें हैं उनको ठीक कर सकें। पिछले 2 दिनों से एक हल्द्वानी के लोगों के लिए डर का सबब बना है गुलदार, जो पकड़ लिया गया है। गुलदार कभी किसी के आंगन में घूमता दिखा तो कभी सड़क पर चलते बाइक सवारों पर झपट्टा मार रहा है। गुलदार ने सोमवार पूरे दिन पंचायत और साथ ही साथ इलाके के लोगों को खूब झकाया है। फॉरेस्ट की टीम स्थानीय लोगों के साथ मिलकर गुलदार की घेराबंदी करती रही। कभी गुलदार खेतों में घुस जाता तो कभी सड़कों पर आ जाता। इस दौरान गुलदार ने कुछ लोगों को घायल भी कर दिया है। आखिरकार फॉरेस्ट की रेस्क्यू टीम गुलदार को ट्रैंकुलाइज करने में सफल रही है। बेहोश गुलदार को रेस्क्यू सेंटर लाया गया। वहीं से पहले यही गुलदार हल्द्वानी रामपुर रोड पर पंचायत घर के पास आधम का और बाइक सवार 3 युवकों पर झपट्टा पड़ा। सड़क पर गुलदार के झपट्टे से जैसे ही लोगों को खबर मिली, वहां भीड़ जमा हो गई, लेकिन इतने में गुलदार फिर आधम का, जिससे सड़क पर खड़े लोग अपनी जान बचाकर भागे। वहीं गुलदार का वीडियो किसी ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। वहीं पौड़ी में सीएमओ कार्यालय के पास एक कुत्ते का शिकार करने पहुंचा गुलदार उस वक्त मुसीबत में फंस गया जब वो एक नाले में फंस गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार को बेहोश कर उसे पिंजरे में कैद कर लिया। वन विभाग का कहना है कि पकड़ा गया गुलदार अभी बच्चा है और मेडिकल जांच के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। राजधानी देहरादून के शीशमबाड़ा कूड़ेदान में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। लाखों टन कूड़े में लगी आग से इलाके में धुआं और बदबू फैल गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिशों में लगी रही। मौके पर पहुंची फायर कर्मियों को आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं इलाके के लोगों को भी दिक्कतें होने लगी। चमोली जिले के प्रवेश द्वार पर डाला जा रहा है कूड़ा शहर की खूबसूरत को दाग लगा रहा है। जोशीमठ में कूड़े की ढेर पर दिन रात आग लगने से आसपास जंगलों में भी धुआं फैल रहा है। जोशीमठ नगर पालिका ने जहां कूड़े के लिए डंपिंग जोन बनाया है, वहां जानवरों का अड्डा बना हुआ है, जिससे आम लोगों की जान पर खतरा है। वहीं प्रशासन का कहना है कि कूड़े की स्थिति को जल्द सुधारा जाएगा। सूचना मिली है कि जोशीमठ नगर के प्रवेश द्वार के पास पर कूड़ा भारी मात्रा में जलाया जा रहा है। इसके लिए मैं अभी तत्काल अपने तहसीलदार महोदय को वहां पर भेजकर जांच करवाऊंगी और नगर पालिका को भी निर्देशित कर दिया गया है कि तत्काल इस समस्या का समाधान कराएं। गर्मियां बढ़ते ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ने लगती हैं। चमोली के बद्रीनाथ वन प्रभाग के जंगलों में फिर आग लग गई है। यहां के नंदप्रयाग रेंज के सिलंगी क्षेत्र के जंगलों में आग से बड़ी संख्या में पेड़ जलकर खाक हो गए हैं। साथ ही वन्य जीवों के साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाने वाली खूबसूरत मोनाल इन दिनों काफी संख्या में देखने को मिल रही है। केदारनाथ वन्यजीव विहार में पड़ने वाले चोपता में राज्य पक्षी मोनाल काफी दिख रहे हैं, जिससे न सिर्फ पक्षी प्रेमियों में खुशी है बल्कि केदारनाथ वन प्रभाग भी इससे खुश दिखाई दे रहा है। हमारा थार हो चाहे हमारा गुरल हो, इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रहा है, तो मोनाल की संख्या में भी बहुत अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। यद्यपि अभी हमने इसका सेंसस नहीं किया है, पर जो संकेत मिलता है, क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंट साइटिंग जो दिख रहा है, तो उससे लग रहा है कि जो संकेत प्राप्त हो रहा है कि इनकी संख्या में भी अच्छा खासा सुधार हो रहा है।
नैनीताल में पर्यटन सीजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन अब चिंता लोगों को जाम से बचाने की शुरू हो गई है। पार्किंग की कमी का असर कारोबार पर पड़ने की चिंता अभी से होने लगी है। वहीं कारोबारियों का कहना है कि सीजन के दौरान पर्यटकों की गाड़ियों की सुरक्षा के साथ उनको लग्जरी वाहनों से ही रूसी बाईपास से नैनीताल लाया जाए। इसके साथ ही प्रशासन रूसी बाईपास में अस्थायी पार्किंग बनाने में जुटा हुआ है, तो जिले के अन्य पर्यटन स्थलों पर पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। बस शटल सेवा का सही इंतज़ाम नहीं है। अगर शटल सर्विस आपने करनी है तो आप अच्छी गाड़ियाँ लगाइए। जो एक आदमी टूरिस्ट BMW या किसी में आता है, वो फिर आपको सूमो में और मारुति में छोटी गाड़ियों में क्यों बैठेगा। शटल सर्विसेज के माध्यम से नैनीताल शहर के अंदर लाना है तो हम लोग कोशिश करेंगे इस बार की अच्छी गाड़ियाँ वहाँ पे लगवाएं, चाहे इनोवा हो या अच्छी गाड़ियाँ हो, ताकि उनको भी ये महसूस ना हो कि जिन लग्जरी गाड़ियों से वो लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, उसके बाद उन गाड़ियों को वहाँ छोड़ने के बाद शहर में आने के लिए उनको अच्छी गाड़ियाँ नहीं मिलती। तो इस बार कोशिश करेंगे अच्छी गाड़ियाँ हम लगाएं। कोरोना के बाद ये पहला मौका होगा जब इस बार मई जून में पर्यटन सीजन के दौरान पर्यटक नैनीताल पहुंच सकेंगे। हालांकि प्रशासन ये दावे जरूर कर रहा है कि इस बार व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जाएगा। उम्मीद करते हैं अगर इस तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से होंगी तो पर्यटन कारोबार भी एक बार फिर अच्छा नैनीताल में चल पड़ेगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18 नैनीताल। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। उत्तराखंड में 1200 से ज्यादा स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर हालत में है। 2200 से लेकर, आपको बता दें, माफ कीजिएगा, कि प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक के ये स्कूल ठीक होने के लिए बस फाइनल में ही घूम रहे हैं और स्टूडेंट्स या तो ग्राउंड में हैं या एक ही रूम में पढ़ाई कर रहे हैं। राजधानी के डोभालवाला का पूरा प्राइमरी स्कूल सिर्फ इसी एक रूम में चलता है। क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के सभी विषयों की पढ़ाई इसी एक कमरे में एक मैडम कराती हैं। अब इसकी वजह बताते हैं। स्कूल की बिल्डिंग कब गिर जाए कहा नहीं जा सकता। पेरेंट्स भी मजबूर हैं, बच्चों को पढ़ाना है तो यहीं भेजना पड़ता है। प्राइमरी के 409 और माध्यमिक के 172 स्कूल तो ऐसे हैं जो सेंटर से वित्तीय सहायता के इंतजार में हैं। यहाँ पे जी बहुत ज़्यादा डर है, यहाँ पे बच्चों का, मैडमों का, और सारा कुछ टूट फूट रखा अंदर, और कभी भी मतलब वो कुछ भी हो सकता है, गिर सकते दीवार या लिंटर ऊपर से गिर सकता है। तो काफ़ी पुराना हो गया है, इसका निर्माण करा जाए। टीचर्स बोलने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें तबादले का डर सताता है और अधिकारी कहते हैं कि बजट जारी हो गया है, जल्द ही ठीक होगा। क्षतिग्रस्त विद्यालय हैं, उनकी सूची बनाई गई थी, उसमें भी कैटेगराइजेशन किया गया है कि जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है उसको कैटेगरी 5 वाले, और उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है वो वल्नरेबल है, और जो फर्स्ट मोस्ट वल्नरेबल हैं उसको हम लोग चरणबद्ध तरीके से ले रहे हैं। कुछ की जो है सैंक्शंस स्टेट प्लान की बजट से, कुछ की समग्र शिक्षा से, कुछ की नाबार्ड के RIDF फंड से हम लोग ले रहे हैं। ये हमारा प्रायोरिटी है। बहरहाल स्कूल कब ठीक होंगे पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर पुराने ढर्रे की तरह ही शिक्षा व्यवस्था चलती रही तो बच्चों का भविष्य सुधरने की आस कम ही है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। टिहरी जिले में सुरकंडा, चंद्रबदनी और कुंजापुरी शक्तिपीठ है। इन नवरात्र पर इन शक्तिपीठों का अलग महत्व होता है। जहां जहां दूर दूर से, आपको बता दें, श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर मंदिर में पहुंचते हैं। सती के 52 शक्तिपीठों में 3 शक्तिपीठ सुरकंडा, चंद्रबदनी और कुंजापुरी शक्तिपीठ टिहरी जिले में है। इसमें देवप्रयाग के चंद्रकोट पर्वत पर स्थित है मां चंद्रबदनी शक्तिपीठ। सड़क से करीब 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद होते हैं मां चंद्रबदनी शक्तिपीठ के दर्शन, जिसे मां आदिशक्ति की तपस्थली भी कहा जाता है। नवरात्र में यहाँ मां चंद्रबदनी की विशेष पूजा अर्चना के लिए लोग दूर दराज से पहुँचते हैं और मां यहाँ आने वाले अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो जब सती ने वहाँ उस यज्ञ में जो है अपना देह त्याग किया तो भगवान से करो बड़ा वो हुआ।
तो भगवान विष्णु ब्रह्मा उनका कहना मैंने माना, सृष्टि चक्र बंद हो गया।